एपिसोड 28। दो पुरुष और एक महिला आए। तीनों की उम्र 30 के आसपास थी। वे भाड़े के सैनिकों जैसे गंदे कपड़े पहने हुए थे। जो व्यक्ति अभी बोल रहा था वह उनमें सबसे लंबा आदमी था। उस आदमी ने फैंग चेन को घूरते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, लड़के, अपने हाथों में मौजूद गोलियां, टोकन और भंडारण बैग मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। अगर मैं ऐसा न करूँ तो क्या होगा? फैंग चेन ने कहा। अगर नहीं तो फिर तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही उसने कहा, लंबे आदमी की आभा फूट पड़ी और फैंग चेन पर टिक गई। वह वास्तव में जनजात क्षेत्र के 8वें स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। दूसरे भाई, उसके साथ विनम्र होने की क्या जरूरत है? चूंकि वह आपकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसे पकड़ो और उसे यातना दो। ऐसा हुआ कि मैंने लोगों को यातना देने के कुछ तरीकों पर शोध किया है, इसलिए मुझे उन्हें इस लड़के पर आजमाने दो। छोटे कद का आदमी भयावह रूप से मुस्कुराया और फैंग चेन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसी समय आभा फूट पड़ी और वह जनजात क्षेत्र के 7वें स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। यह अफसोस की बात है कि तुम बहुत सुंदर नहीं हो, अन्यथा मैं तुम्हारा आनंद ले पाती और फिर तुम्हें अपने रास्ते पर भेज देती। महिला ने विनम्रतापूर्वक कहा। हालांकि उसकी आवाज आकर्षक थी, वह बेहद बदसूरत थी और उसका भूतिया चेहरा बेहद घिनौना था। तीनों में से उसका साधना स्तर भी सबसे कमजोर है, जो कि जनजात क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर है। उच्चतम स्तर मुझे मारना चाहता है, फैंग चेन ने हल्के से कहा और जनजात त्रिगुण आभा फूट पड़ी। वे तीनों दंग रह गए, फिर जोर से हंसने लगे। लंबे आदमी ने ताना मारते हुए कहा, तुम केवल 3रे स्तर पर हो, लेकिन तुम 8वें स्तर पर मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो। क्या तुम मूर्ख हो? मुझे लगता है कि यह बच्चा बहुत डरा हुआ है। हंसी हंसी। अन्य दो ने भी मजाक से फैंग चेन को देखा। तो फिर चलो कोशिश करते हैं। फैंग चेन के हाथ में प्रकाश बह रहा था और दानव भक्षक तलवार पहले से ही उसके हाथ में थी। अगले ही पल उसकी आकृति चमकी और वहां से गायब हो गई। वह सीधे उस लंबे आदमी के सामने आया और तलवार से उस पर वार कर दिया। कितनी तेज गति है! लंबा आदमी हैरान रह गया। फैंग चेन की गति उसकी कल्पना से परे थी। संकट के समय वो प्रतिरोध करने के लिए केवल अपनी तलवार ही उठा सकता है। टकराना। जिस क्षण दोनों पक्ष टकराए, लंबा आदमी कट गया और उड़ गया। उसके पास फैंग चेन की तलवार को रोकने की क्षमता भी नहीं थी। लेकिन अगर वह जानता कि इस तलवार में न केवल शक्तिशाली तलवार की मंशा है, बल्कि इसमें मज्जा सफाई क्षेत्र की शक्ति भी है, तो वह इतना आश्चर्यचकित नहीं होगा। फैंग चेन ने बिना कुछ रोके अपनी तलवार से वार किया। उन्होंने एक्सट्रीम शैडो फुटवर्क का प्रयोग किया और पुनः आगे बढ़कर वार किया। लंबा आदमी अचानक घबरा गया। सिर्फ एक तलवार से उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा युवक ऐसा नहीं है जिसका वह विरोध कर सके। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन फैंग चेन ने उसे मौका नहीं दिया। एक ही तलवार से काट डालो। इस तलवार की ताकत पहले से कई गुना अधिक है। लंबा आदमी अभी तक तलवार के पहले वार से उबर भी नहीं पाया था और इस तलवार ने तुरंत उसकी तलवार उड़ा दी। फैंग चेन की तलवार गिर गई और तुरंत उसका सिर कट गया। लंबे आदमी को लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है और जैसे ही उसका सिर घूमा, उसने देखा कि उसका शरीर जमीन पर गिर रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका सिर फैंग चेन ने काट दिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता। वह आंखें फाड़े देखता रहा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। मैं 8वें स्तर का व्यक्ति हूँ। मैं 3रे स्तर के व्यक्ति के हाथों इस तरह कैसे मर सकता हूँ? लेकिन चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह केवल भ्रम और संदेह के साथ ही मर सकता था। फैंग चेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। तुम जीवन मरण की लड़ाई में लापरवाह थे। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम आज भी कैसे जीवित हो। वह उसे 2 तलवारों के वार से मार डालने में सफल रहा, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह लंबा आदमी लापरवाह था। और यही वह परिणाम भी है जो फैंग चेन चाहता है। अपना सिर घुमाकर उसने अन्य 2 लोगों को चौड़ी आंखों से देखा। जो कुछ हुआ वह पलक झपकते ही घटित हो गया और उन दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तुम कौन हो? तुम सिर्फ सियानेटियन दायरे के 3रे स्तर पर नहीं हो सकते। महिला चिल्लाए। 2 तलवारों से 8वें स्तर को मारना? दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। फैंग चेन ने पलटकर उन दोनों को लाल आंखों से देखा और कदम दर कदम उनके पास पहुंचा। यहाँ मत आओ, हम शेनलोंग भाड़े के सैनिक समूह से हैं। अगर हम मर गए तो नेता निश्चित रूप से मेरा बदला लेगा। छोटे कद का आदमी दहाड़ता हुआ बोला। लेकिन जब उसने चिल्लाना खत्म किया, फैंग चेन तेजी से उसके पास आया। छोटे कद का वह आदमी घबरा गया और बिना किसी प्रतिरोध के बाहर की ओर भागा।
लेकिन उसकी गति की तुलना फैंगचेन से कैसे की जा सकती थी, जिसने अपनी अस्थि मज्जा को शुद्ध किया था और चरम छायाचरण का प्रदर्शन किया था। जैसे ही वह मुड़ा, फैंगचेन पहले से ही उसके पीछे था। ओह, फैंगचेन ने जवाब दिया, फिर अपनी तलवार घुमाई और उसे आधे में काट दिया। खून पूरी जमीन पर फैला हुआ था, लेकिन फैंगचेन पर एक भी बूंद खून नहीं लगा था। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और आखिरी व्यक्ति की ओर देखा। धमाका! जैसे ही उसने ऊपर देखा, महिला के पैर कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके सुंदर कपड़े पहने चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। खासकर जब उसने फैंगचेन की बढ़ती राक्षसी आभा और रक्तम आंखें देखी, तो वह बेहद भयभीत हो गया। कृपया मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करूंगा। मैं लोगों की सेवा करने में अच्छा हूँ। सच में, उसने भयभीत होकर कहा, उसमें मौत से लड़ने का भी साहस नहीं है। स्विश! फैंगचेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। भारी मेकअप वाली महिला की बदसूरत उपस्थिति को देखकर वह बेहद अपमानित महसूस कर रहा था और उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। तीनों लोगों की ओर देखते हुए उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। वास्तव में, यदि वे तीनों शुरू में ही एकजुट हो जाते, तो उसके लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाती, क्योंकि उनका क्षेत्र उसके क्षेत्र से कहीं अधिक ऊंचा था। लेकिन एक ने दुश्मन को कम आंका और अन्य दो में लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, जिससे फैंगचेन के लिए उसे मारना बहुत आसान हो गया। वह यहाँ अधिक समय तक नहीं रुका। उसने जल्दी से तीनों लोगों को लूट लिया और महल से निकल गया। तीनों लोगों के टोकन अंक बहुत अधिक नहीं हैं, कुल मिलाकर 30 से अधिक अंक ही हैं। जहाँ तक स्टोरेज बैग में रखी चीज़ों की बात है, तो फैंगचेन को वे भी पसंद नहीं आई। अकेले स्पिरिट स्टोन की संख्या 30,000 से ज्यादा थी, जो वाकई एक बर्बादी थी। उपयोगी चीजों को अपने स्टोरेज बैग में रखने के बाद उसने बाकी चीजों को फेंक दिया। इसके बाद उसने रास्ते में कई स्तर 3 और 4 राक्षसों को मार डाला और एक और महल की खोज की। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। महल के द्वार के सामने कई स्थानों पर घात लगाए बैठे थे। अगर उसके पास आत्मा दानव नेत्र न होता तो उन्हें ढूंढना मुश्किल होता। तियान्यू दिव्य संप्रदाय का एक शिष्य। फैंगचेन दंग रह गया। इस बार तियान्यू दिव्य संप्रदाय में प्रवेश करने वाले सभी शिष्य संप्रदाय की वर्दी पहने हुए थे, इसलिए उन्हें पहचानना आसान था। ये देखकर फैंगचेन भी वहां नहीं जाना चाहता था। ये स्पष्ट था कि महल की खोज उन्होंने कर ली थी और वहां जाने से कोई फायदा नहीं था। जब वह जाने ही वाला था तो ऐसा लगा कि कई लोग घात लगाकर हमला करने से थक गए हैं और उनमें से एक ने कहा, भाई लुओ शियो वाकई कुछ खास है। हमें यहाँ फैंगचेन का इंतजार करने दिया जबकि आप अवसरों की तलाश में चले गए। हम भी अवसर तलाशना चाहते हैं। मुझे बैठाओ। फैंगचेन रुक गया और उधर देखने लगा। यद्यपि वह सुन नहीं सकता था, फिर भी वह आत्मा दानव नेत्र से समझ सकता था कि वे क्या कह रहे थे। लो शो से याद आया, क्या लुओ शियो संप्रदाय की प्रतिभाशाली सूची में दूसरे स्थान पर नहीं था? जहां तक मुझे याद है, ये व्यक्ति फोक पीक का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं है। फैंगचेन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। चुप रहो। अगर सीनियर भाई लुओ ने तुम्हारी बात सुन ली तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। उनमें से एक ने गुस्से से कहा। वह व्यक्ति आश्वस्त नहीं था और बोला, मैंने जो कहा उसमें क्या कोई गलती है? वरिष्ठ भाई लुओ तीसरे शिखर गुरु का बंद शिष्य बनना चाहता है और वह इस धन्य भूमि का अवसर भी चाहता है। लेकिन उसने हमें फैंगचेन के लिए यहाँ प्रतीक्षा करने के लिए कहा। ये कौन बर्दाश्त कर सकता है? दूरी में फैंगचेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। निंग तियानचेन के बंद शिष्य, ऐसा लगता है कि यह मेरे लिए एक इनाम है। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन किसको मारता है। उसे नाम याद आ गया। इसके बाद उसने इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। अज्ञात समय तक चलने के बाद फैंगचेन ने एक और महल देखा। ये महल पिछले महल से बहुत बड़ा है और अधिक अलंकृत है। फैंगचेन प्रसन्न थे, इस हॉल में अवसर पहले की तुलना में बहुत बेहतर होंगे। ये सुनिश्चित करने के बाद कि बाहर कोई घात लगाकर हमला नहीं कर रहा है, वह जल्दी से महल में प्रवेश कर गया। लेकिन अंदर जाने के बाद फैंगचेन थोड़ा स्तब्ध रह गया। हॉल बहुत बड़ा है और कई बड़े पेड़ों और लताओं से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि यह लकड़ी तत्व से संबंधित है। फैंगचेन ने अनुमान लगाया और फिर महल के केंद्र की ओर चला गया। जब वह महल का परीक्षण शुरू करने वाला था तो अचानक दरवाजा खुल गया। फैंगचेन चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपनी आभा को छिपाने के लिए एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। जब उसका काम पूरा हो गया तो महल के द्वार पूरी तरह से खोल दिए गए। 5 लोग अंदर आए।
नेता एक युवा लड़की थी जो लगभग 16 या 17 साल की थी, जिसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी, चेहरे पर नाजुक नैन नक्श थे, त्वचा गोरी थी और उसने हरे रंग की लंबी ब्रोकेड की पोशाक पहन रखी थी। वह झाओ शिमाई थी। बाकी 2 पुरुष और 2 महिलाएं साधारण दिख रहे थे और उनके कपड़े काफी फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले भी युद्ध का अनुभव किया है और उनकी साधना केवल जनजात क्षेत्र के 6 या 7वें स्तर पर थी। फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। जब उसने अपनी आत्मा दानव आंख से झाओ शिमाई को देखा तो उसे वास्तव में एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। यहाँ तक कि तलवार दानव का शरीर भी थोड़ा कांप रहा था, जो फैंग चेन को बता रहा था कि यह छोटी सी लड़की बहुत शक्तिशाली है और उसे उकसाया नहीं जाना चाहिए। इससे उसे थोड़ा झटका लगा। तुम्हें पता है, अब उसकी ताकत कोई समस्या नहीं है, भले ही वह लड़ाई के 9वें स्तर पर हो। झाओ शिमाई ने नीचे एक घेरा बनाया और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग यहाँ नहीं किया जा सकता है। वह आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल करके खोज करने की आदी थी, लेकिन अगर यह काम नहीं करता तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। यहाँ कोई घात नहीं हो सकता था। मैं यहाँ अवसर का लाभ उठाने में तुम्हारी मदद करूंगी और फिर हम अलग हो जाएंगे। तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते, उसने अपने आसपास खड़े 2 पुरुषों और 2 महिलाओं से कहा। इससे पहले वह पास के एक महल की तलाश कर रही थी और रास्ते में उसे 4 लोग मिले, जिनका पीछा एक शीर्ष स्तर के 4थे स्तर के राक्षस जानवर द्वारा किया जा रहा था और वे खतरे में थे। ये देखकर कि वे लोग दयनीय स्थिति में हैं, उसने चारों लोगों को बचा लिया। लेकिन बचाए जाने के बाद चारों लोगों ने उसे परेशान किया और उसका पीछा करने पर जोर दिया और वे उनसे छुटकारा नहीं पा सके। कोई विकल्प नहीं था। मेंग याओ उन्हें एक महल जीतने के लिए ले जाने के लिए सहमत हो गई और फिर वे अपने अपने रास्ते चले गए। चारों लोग सहमत हो गए। आदमी ने बार बार सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद दाओयू। मैं इस एहसान को याद रखूंगा और भविष्य में जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। धन्यवाद दाओयू, बाकी तीनों ने भी कहा। ये देखकर झाओ शिमाई हॉल के बीच में आ गया और फैंग चेन ने कई लोगों की बातचीत का फायदा उठाया और हॉल के किनारे एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। झाओ शिमाई ने सीधे महल का परीक्षण शुरू कर दिया, जबकि 4 लोग प्रवेश द्वार पर छिप गए और संपर्क करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आसपास के पेड़ों की रोशनी चमकने के साथ झाओ शिमाई के सामने एक हरे रंग की रोशनी वाली गेंद दिखाई दी। प्रकाश गेंद हरी लताओं में लिपटी हुई थी और उससे निकलने वाली आभा वास्तव में जनजात क्षेत्र के शिखर पर थी। झाओ शिमाई इस बात के प्रति बहुत उदासीन थे। उसने अपनी बांह हिलाई और उसके हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया। हरी रोशनी वाली गेंद ने हमला शुरू करने में अगुवाई की और अनगिनत हरी लताओं ने सभी दिशाओं से झाओ शिमाई पर हमला किया। झाओ शिमाई को बिल्कुल भी डर नहीं था। वह दोनों हाथों से भाला पकड़ रहा था, उठा रहा था, खींच रहा था, छुरा मार रहा था, छेद रहा था और घुमा रहा था। प्रत्येक चाल बहुत साधारण थी, लेकिन प्रत्येक चाल हमलावर हरी लताओं को सटीकता से तोड़ सकती थी। ये गतिविधियां सुंदर और उन्मुक्त थीं, जिससे लोग मदहोश हो जाते थे। विशेषकर दरवाजे पर खड़े 2 आदमी उन्हें घूर रहे थे, थोड़े पागलों की तरह। क्या सुंदर गोलीबारी थी। फैंग चेन भी देखता रहा और झाओ शिमाई की भाला चलाने की शक्ति और सुंदरता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। यदि वह केवल भाला और तलवार से लड़ता तो शायद वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। हरे प्रकाश की गेंद को झाओ शिमाई की ताकत का एहसास हुआ और हमला और भी भयंकर हो गया और जादुई शक्ति फूटना जारी रही। लेकिन झाओ शिमाई के लिए ये आसान था, मानो वह अपनी प्रतिद्वंद्वी को चिढ़ा रही हो। ठीक है, बहुत हो गया मजा, उसने धीरे से कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी चतुर आंखें अचानक तेज हो गईं। एक नाजुक चीख के साथ वह अंदर घुस गई। उसका शरीर इतना तेज था कि वह पलक झपकते ही हरे प्रकाश वाले गोले के सामने थी। अंदर घुस गई। टकराना। प्रकाश की हरी गेंद तुरंत बिखर गई। वह धूल में बदल गई और गायब हो गई। हॉल के मध्य में एक अति सुंदर लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। झाओ शिमाई ने भाला वापस ले ली और बयान यू और अन्य 4 से कहा, ये ठीक है, यहाँ आओ। इस समय चारों लोग होश में आए और जल्दी से झाओ शिमाई के पास पहुंचे। धन्यवाद साथी ताओवादी, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आज आपकी दयालुता का बदला कैसे चुकाऊं। वे कृतज्ञता और अश्रुपूर्ण भाव से झाओ शिमाई के सामने झुकते रहे। झाओ शिमाई को अपने दिल में थोड़ा गर्व महसूस हुआ। उसने भाला वापस ले ली और हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, ये बस थोड़ा सा प्रयास है। लेकिन जब वह गर्वित थी तो बयान यू की कृतज्ञता भरी अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई
और उसकी जगह एक भयावह मुस्कान ने ले ली। स्विश, उसने अपने हाथ में पकड़ी सफेद पाउडर की थैली बाहर फेंक दी। सफेद पाउडर झाओ शिमाई के चेहरे पर गिरा, जिससे उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा, और इस समय उसकी आध्यात्मिक शक्ति नहीं बढ़ सकी। उसका शरीर नर्म पड़ गया और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। ये देखकर बेयान यू जोर से हंसा। झो युआन के नीचे कोई भी मेरे त्यानजियान सॉफ्ट मसल पाउडर को नहीं रोक सकता। तुम आधे घंटे तक हिल नहीं सकते और विरोध नहीं कर सकते। मुझे तुम्हें मार डालने दो। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? मैंने तुम्हें बचाया था। झाओ शिमाई का सुंदर चेहरा अविश्वास से भरा था। हमें बचाया? बेयान यू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तो क्या हुआ? अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो खुद को दोष दें कि आप बहुत भोले हैं। जब हमने आपसे विनती की थी तो आपने वास्तव में वही किया जो हम चाहते थे। आप जैसी सुंदरी को इस तरह जाने देना बहुत बड़ी क्षति होगी। अंत में उसने एक कामुक मुस्कान दिखाते हुए कहा, चिंता मत करो भाई, तुम्हें स्वर्ग और मौत जैसा एहसास करा देगा। एक अन्य व्यक्ति ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी इतनी सुंदर लड़की के साथ नहीं खेला। बड़े भाई, और तेज खेलो, मुझे भी इसके साथ खेलने दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें काफी खेलने दूंगी। बेयान यू जोर से हंसा। दोनों महिलाएं इसकी आदी लग रही थीं, और जब उन्होंने अपने पुरुषों को अपने सामने अन्य महिलाओं के साथ खेलते देखा तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं हुई। महिलाओं में से एक ने ईर्ष्या से झाओ शिमाई के तेजस्वी चेहरे को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दिखावा मत करो। क्या इसलिए नहीं कि तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर है कि तुम पुरुषों को लुभाने के लिए बाहर आती हो? ये सही है। एक अन्य महिला ने भी कहा, यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो अपनी सुंदरता को दोष दें। जब वे पर्याप्त मजा ले लेंगे तो मैं आपकी खेती को नष्ट कर दूंगी, आपका चेहरा मुंडवा दूंगी, आपको नंगा कर दूंगी और आपको सबके सामने बाहर लटका दूंगी। हाँ हाँ हाँ। इस समय झाओ शिमाई के चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था और वह पूरी तरह से घबरा गई थी। उसके पास अपनी जान बचाने के लिए एक जादुई हथियार था, लेकिन अपनी ताकत पर बहुत अधिक भरोसा होने के कारण उसने पहले से इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर उसे वाकई ऐसा अपमान सहना पड़ा तो यह उसकी हत्या से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। तुम सब मर जाओगे, किंग लाओ मुझसे बदला लेगा। वह केवल दांत पीसकर धमकी दे सकती थी, लेकिन ऐसी धमकी बहुत कमजोर लग रही थी और इससे वे बिल्कुल भी नहीं डरे। जब हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी लाश को बाहर लटका देंगे तो कौन जानेगा कि हमने तुम्हें मार दिया? महिला बुरी तरह से हंसी, क्योंकि वह बहुत ईर्ष्यालु थी, जिससे वह झाओ शिमाई के प्रति पूरी तरह से आक्रोशित हो गई। ठीक है, बकवास बंद करो, मैं पहले ही काम करूंगा। बेयान यू उठने के लिए इंतजार नहीं कर सका और अपने कपड़े उतारने लगा। यहाँ मत आना। झाओ शिमाई की आंखें भय से भरी थीं और पिछला गर्व गायब हो गया था। हे छोटी सुंदरी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि खुशी क्या है। बेयान यू अश्लीलता से हंसा। मदद करना। झाओ शिमाई केवल हताश होकर चिल्ला सका। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर कोई उसे बचा ले तो वह कोई भी शर्त मानने को तैयार हो जाएगी। कोई भी तुम्हें नहीं बचाएगा, भले ही तुम जोर से चिल्लाओ। बेयान यू ने व्यंग्य किया। टकराना। लेकिन इस समय एक तलवार की रोशनी अचानक प्रकट हुई, बेयान यू की ओर बढ़ती हुई। बेयान यू चौंक गया और तुरंत पीछे हट गया और फिर उसने तलवार को चकमा दे दिया। कौन? वह चिल्लाया। एक आकृति धीरे धीरे आसमान से उतरी और झाओ शिमाई को रोक दिया। ये फैंग चेन था। उस व्यक्ति के अचानक प्रकट होने से सभी लोग अचंभित रह गए। बेयान यू ने देखा कि उसके अच्छे कामों में बाधा डाली जा रही है और उसने ठंडे स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम दूसरे लोगों के काम में दखल न दो। झाओ शिमाई को पता था कि फैंग चेन उद्धारकर्ता हो सकता है और जल्दी से चिल्लाया, दाओयू, मुझे बचाओ, मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा जो तुम्हें संतुष्ट करेगा। फैंग चेन ने बेयान यू और बाकी 4 लोगों को घूर कर देखा। उसने कार्रवाई करने का फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि झाओ शिमाई सुंदर थी, न ही इनाम के लिए। बात बस इतनी है कि ये 4 लोग बहुत ही घृणित हैं। लोगों को मारने के बाद वे लाश को भी गाली देना चाहते हैं, जो उसे वास्तव में असहनीय बना देता है। तुम सब मरने के लायक हो, उसने ठंडे स्वर में कहा और उसकी जन्मजात तीसरे स्तर की साधना प्रकट हो गई। चारों लोग दंग रह गए और फिर चेहरे पर उपहास के भाव के साथ हंसने लगे। आपने जन्मजात तीसरे स्तर पर सुंदरता को बचाने की हिम्मत की, आप वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। बेयान यू ने व्यंग्य किया। झाओ शिमाई की आशा जो अभी अभी जगी थी, पुनः निराशा में बदल गई।
तीसरे स्तर का जियानेटियन 4 छठे और 7वें स्तर के जियानेटियन के खिलाफ लड़ रहा है। वे क्या कर सकते हैं? चलो हम सब मिलकर हमला करें और उसे मार डालें। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरे अच्छे कर्मों को बर्बाद करने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मौत से भी बदतर क्या है। बियान यू ने एक लंबा चाकू पकड़कर फैंग चेन को मारते हुए उपहास किया। फैंग चेन ने एक गहरी सांस छोड़ी और अगले ही पल उसकी आंखें तेज हो गईं। उसकी पुतलियां तुरंत लाल हो गईं। चारों लोगों को सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और इसी समय फैंग चेन ने भी हमला कर दिया। उसने पहले ही एक झटके में दर्जनों तलवारें काट दी थीं। अगले ही पल बियान यू के 4 अंग टूट गए। डेंटियन नष्ट हो गया, खून बह रहा था। इन 4 लोगों के तरीकों को देखते हुए मुझे डर है कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया है। ऐसे लोगों के लिए फैंग चेन आमतौर पर जैसे को तैसा से जवाब देता है और स्वाभाविक रूप से वह उन्हें आसानी से मरने नहीं देता, अन्यथा वे उन लोगों के लायक नहीं होंगे जिनके साथ उन्होंने पहले दुर्व्यवहार किया था। आह! चीखें तुरंत पूरे महल में गूंज उठी। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी साधना! चारों लोग चिल्लाते रहे। उनके चेहरे भय और अविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन की तिगुनी ताकत इतनी अविश्वसनीय होगी और उसके कार्य इतने क्रूर होंगे। झाओ शिमाई भी मौके पर ही दंग रह गया। फैंग चेन की तेज चाल और तीखे प्रहार उस ताकत के समान नहीं थे जो केवल तीसरे स्तर की जन्मजात शक्ति वाले व्यक्ति में हो सकती है। मुझे बचा लो, कृपया मुझे बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारा गुलाम बन सकता हूँ। हम जानते हैं कि हम गलत थे। हम सचमुच जानते हैं कि हम गलत थे। उन्होंने फैंग चेन की ओर उसी तरह विनती भरी नजरों से देखा जैसे पहले उन्होंने झाओ शिमाई से विनती की थी। लेकिन फैंग चेन की आंखें ठंडी थीं और उसने शांति से कहा, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले वे चारों बहुत खुश हो गए, जबकि झाओ शिमाई घबरा गया। मूर्ख मत बनो, वे अच्छे लोग नहीं हैं, वह चिल्लाए। फैंग चेन ने अपने दिल में अपनी आंखें घुमाई, मुझे अभी भी आपको याद दिलाने की आवश्यकता है। उसने झाओ शिमाई की बात को नजरअंदाज किया और उन चारों से कहना जारी रखा, लेकिन मैं केवल एक व्यक्ति को बचा सकता हूँ। तुम मुझे बताओ कि किसका अपराध सबसे कम है। मुझे किसे बचाना चाहिए? मुझे बचा लो। बियान यू सबसे पहले चिल्लाया, मैंने ऐसा पहली बार किया है। मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ। कृपया मुझे बचा लो। बकवास! तुमने आधे महीने पहले एक नश्वर लड़की पर हमला किया था। तुमने न केवल उसे 3 दिन और 3 रातों तक प्रताड़ित किया, तुमने उसका शव उसके गांव के प्रवेश द्वार पर लटका दिया। और यह पहली बार नहीं है जब तुमने ऐसा किया है। तुम मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। पिछली बार हम वेश्यालय में थे क्योंकि एक महिला ने तुम्हारा चाय का कप गिरा दिया था। तुम उसे वापस ले गए और पूरे 1 महीने तक उसे कुत्ते की तरह प्रताड़ित किया। उस महिला की मौत उसके शरीर पर 1 इंच भी त्वचा बरकरार रखे बिना हुई। यही बात तुम दोनों लड़कियों पर भी लागू होती है। अगर तुम किसी निम्न स्तर की महिला साधक या किसी नश्वर लड़की को देखती हो जो तुमसे अधिक सुंदर है, तो तुम किसी को मार डालोगी, उसे फांसी पर लटका दोगी और उसे सार्वजनिक कर दोगी। तुमने तो एक पूरे परिवार का नरसंहार करने जैसे कई काम भी किए हैं। चारों लोग लगातार एक दूसरे के बुरे कामों को उजागर कर रहे थे, जिनमें से प्रत्येक सुनने में भयानक और चौंकाने वाला था। इन 4 लोगों को मनुष्य नहीं कहा जाना चाहिए, वे असली राक्षस हैं। पीछे झाओ शिमाई को लगा कि उसका पूरा विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त हो गया है। वह जानती थी कि मुख्य भूमि में बहुत से बुरे लोग हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लोग इतने बुरे हो सकते हैं कि वे अमानवीय हो जाएं। मेरे उपकारकर्ता, मुझे बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा गुलाम बन सकता हूँ। लेकिन चारों लोगों को ऐसा करने में कोई बुराई नहीं लगी। वे फैंग चेन को हसरत भरी निगाहों से देखने लगे। वे अभी मरना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि फैंग चेन का चेहरा बेहद ठंडा था। वह जानता था कि उन चारों ने बुरे कर्म किए हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इस हद तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारे लिए इस तरह मरना बहुत आसान है, उसने ठंडे स्वर में कहा। अपना दाहिना हाथ खोला और तलवार दानव के खून की एक बूंद उसके हाथ में दिखाई दी। तलवार राक्षस का खून 4 भागों में विभाजित हो गया और सीधे 4 लोगों के शरीर में प्रवेश कर गया। आह! चारों लोगों की चीखें फिर से सुनाई दी। उनके चेहरे विकृत और विभत्स थे, वे बहुत पीड़ा में थे। फैंग चेन ने इस दृश्य को ठंडेपन से देखा। पहली बार तलवार दानव के खून को अवशोषित करने का दर्द अभी भी उसके दिमाग में ज्वलंत था। मुझे डर है कि अगर वह छोटा टावर न होता तो वह उस समय इसे सहन नहीं कर पाता।
इस तरह का दर्द आपकी आत्मा की गहराई से आता है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके दिन वर्षों के समान हैं और आप निराश हो जाते हैं। मार डालो मुझे। उन्होंने फ़ॉन चेन को रोते हुए देखा, बस जल्द से जल्द मुक्त होने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन फैंग चेन चुप रहा और उसने उन्हें कोई सुखद योजना नहीं दी। अंत में दर्द से एक के बाद एक 4 लोग मर गए। चाहिए। झाओ शिमाई को ये देखकर बहुत राहत मिली। इन लोगों के लिए 10,000 बार मरना आसान होगा। इस समय फैंग चेन ने उसकी ओर देखा। उसका दिल अचानक से कठोर हो गया और उसे अचानक एहसास हुआ कि फैंग चेन उसे शुरू से अंत तक बचाने के लिए सहमत नहीं था। तुम क्या करने जा रहे हो? झाओ शिमाई घबरा गया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह हिल नहीं सकता और फैंग चेन पहले ही उसके सामने आ चुका है। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत की तो तुम कभी नहीं बचोगे। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और भयभीत होकर चिल्लाने लगी। इस समय फैंग चेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट उसके शरीर में घुस गया, जिसने सभी बंद मेरिडियन को तोड़ दिया। झाओ शिमाई चौंक गई और उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, और तब उसे एहसास हुआ कि फैंग चेन उसे बचाने के लिए यहाँ था। चिंता मत करो, तुम बहुत छोटी हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, फैंग चेन ने हल्के से कहा। झाओ शिमाई दंग रह गया। जियो। अभी भी। उसने अवचेतन रूप से अपनी छाती की ओर देखा और अचानक क्रोधित हो गई। तुम्हें? वह डांटना चाहती थी। फैंग चेन खजाने के बक्से के पास गया, उसकी ओर इशारा किया और कहा, यह मेरा इनाम है, कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे परवाह नहीं है, झाओ शिमाई ने गुनगुनाया। वह मन ही मन सोच रही थी, जब तक मेरी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह सक्रिय नहीं हो जाती तब तक रुको। मैं पहले तुम्हें पीटूंगी, फिर मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। जीवन रक्षक अनुग्रह का पुरस्कार मिलता है और क्रोध मुक्त हो जाता है। फैंग चेन ने खजाने का बक्सा खोला और प्रकाश के बिंदु उसके कमर कार्ड में प्रवेश कर गए, जिसमें वास्तव में 300 अंक थे। लेकिन ये सामान्य बात है, आखिरकार प्रकाश की हरी गेंद में जन्मजात चरम लड़ाकू शक्ति होती है। बात बस इतनी है कि झाओ शिमाई बहुत शक्तिशाली है, अन्यथा यदि कोई अन्य उसे चुनौती दे तो अपनी जन्मजात क्षमताओं के चरम पर मौजूद लोग भी शायद मौत से बच नहीं पाएंगे। यही है। खजाने के बक्से में एक ज़ेड पर्ची भी थी और फैंग चेन ने मार्शल आर्ट की जानकारी की एक किताब निकाली जो उसके दिमाग में आई थी। हुआन पिन के 9वें स्तर शरीर प्रशिक्षण तकनीक ड्रैगन एलिफेंट तकनीक का अभ्यास 20 मेरिडियन खोलकर किया जा सकता है। इस तकनीक का अभ्यास करके व्यक्ति ड्रैगन हाथी की शक्ति बन सकता है। ये भौतिक शरीर की शक्ति को कई गुना अधिक उत्तेजित कर सकता है, पहाड़ों और नदियों को मुट्ठी से मुक्का मार सकता है और पैरों से जमीन को तोड़ सकता है। फैंग चेन बहुत खुश हुआ। आपको पता होना चाहिए कि देवताओं के पूर्वी क्षेत्र में मार्शल आर्ट का उच्चतम स्तर पीला ग्रेड का 9वां स्तर है और वे 9वें स्तर में सबसे निम्न हैं। उन्नत मार्शल आर्ट में अक्सर मेरिडियन खोलने की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक आवश्यकता होगी, मार्शल आर्ट उतना ही मजबूत होगा। यही कारण है कि फैंग चेन सभी 36 मध्याह्न रेखाओं को खोलना चाहता है। बेशक सभी मार्शल आर्ट ऐसी नहीं हैं। उदाहरण के लिए, हालांकि फैंग चेन के भगवान और दानव टुकड़ों को मध्याह्न रेखाओं को खोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। मैंने कभी भी शरीर को निखारने वाली कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखी है जिसका मैं अभ्यास कर सकूं। इस मार्शल आर्ट के साथ कम से कम मुझे शुरुआती चरण में शरीर को निखारने की कोई चिंता नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। हालांकि उसका शारीरिक शरीर तेजी से बेहतर हो रहा है, लेकिन यह शायद ही कभी कोई भूमिका निभाता है। यानी उसके पास कोई उपयुक्त शारीरिक सुधार मार्शल आर्ट नहीं है जो उसके शारीरिक शरीर की असली ताकत को उजागर कर सके। दरार। जैसे ही फैंग चेन ने ज़ेड स्लिप को स्टोरेज बैग में रखा, जमीन के टूटने की आवाज सुनाई दी। फैंग चेन और झाओ शिमाई थोड़ा स्तब्ध रह गए और अगले ही पल जमीन जोर से फट गई। एक अथाह गड्ढा दिखाई दिया। फैंग चेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उड़ने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना चाहा। लेकिन झाओ शिमाई स्वाभाविक रूप से विरोध करने में असमर्थ थी, क्योंकि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और वह भी गहरे गड्ढे में गिर गई। फैंग चेन ने नीचे देखा तो पाया कि इस गहरे गड्ढे का तल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। यदि वह इस गति से गिरता तो उसे मज्जा शोधन क्षेत्र में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन झाओ शिमाई संभवतः सीधे लुगदी में गिर जाता। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद वह अपने साथ गिरे पत्थर पर पैर रखकर झाओ शिमाई के पास आ गया।
अचानक भारहीनता के कारण झाओ शिमाई घबरा गई और अचानक एक जोड़ी मजबूत हाथों ने उसे गले लगा लिया। वह शांत हो गई और अपनी आंखें खोलकर फैंग चेन को देखा जो उसे गले लगा रहा था। इस समय फैंग चेन का साधारण दिखने वाला चेहरा विशेष रूप से शांत और सख्त लग रहा था, जिससे झाओ शिमाई को बेहद सुरक्षित महसूस हो रहा था। यह उतरने का समय है, फैंग चेन ने याद दिलाया, जिससे झाओ शिमाई को होश आ गया। हाँ, झाओ शिमाई ने जवाब में सिर हिलाया। टकराना। फैंग चेन के पैर जमीन पर जोर से पड़े और जमीन तुरंत फट गई। सौभाग्यवश उसका भौतिक शरीर अस्थि शोधन क्षेत्र तक पहुंच गया, अन्यथा यदि वह इस तरह गिरता तो अपंग हो जाता। झाओ शिमाई ने हैरानी से फैंग चेन को देखा। इस तरह उतरने के बाद वह ठीक था। उसका शरीर कितना मजबूत होगा। इसी समय उसने देखा कि एक विशाल चट्टान आसमान से गिर रही है। ध्यान से उसने उसे चेतावनी दी और साथ ही चट्टान को तोड़ने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना चाहा, लेकिन उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी अच्छी नहीं थी। फैंग चेन ने भी चट्टान को देखा, लेकिन उसकी आभा अजीब थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। वह केवल अपने दांत पीस सकता था और अपने शरीर के साथ इसे सहन करने के लिए वही खड़ा रह सकता था। टकराना। पत्थर फैंग चेन पर जोर से लगा और कई बड़े टुकड़ों में टूट गया। फैंग चेन कराह उठा और उसके मुंह से खून की धार बह निकली। भयंकर दर्द के कारण उसका गला बैठ गया और वह मुस्कुराने लगा, लेकिन सौभाग्य से वह इतना दृढ़ था कि उसने प्रतिरोध किया। लेकिन उसकी दर्दनाक नज़र ने झाओ शिमाई को थोड़ा परेशान कर दिया। आखिरकार उसने यह अपराध अपने लिए ही किया था। फैंग चेन एक सुरक्षित स्थान पर आया, झाओ शिमाई को नीचे रखा, कुछ उपचार की गोलियां निकाली और उन्हें निगल लिया। क्या आप ठीक हैं? झाओ शिमाई ने पूछा। ये ठीक है। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन खून पहले से ही उसकी पीठ से बह रहा था। कोई बात नहीं। झाओ शिमाई ने स्टोरेज बैग से एक जेड बॉक्स निकाला और कहा, अपने कपड़े उतारो। ये यूलिंग वाइट जेड ऑइंटमेंट है, एक 6 स्तर का उपचार करने वाला ऑइंटमेंट। ये तुम्हारी जैसी चोटों पर चमत्कारी प्रभाव डालता है। फैंग चेन थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन जब उसने झाओ शिमाई की दृढ़ निगाह देखी तो उसने अपनी शर्ट उतार दी, जैसे कि वह अभी भी उसे उतारने में आपकी मदद कर रहा हो। अचानक मजबूत और खूनी पीठ उजागर हो गई, जिससे झाओ शिमाई को एक पल के लिए असहाय महसूस हुआ। मैं ये काम स्वयं करूंगा, फैंग चेन ने कहा। बस मुझे अपनी चोटें ठीक करने दो, झाओ शिमाई ने कहा। फैंग चेन खुद को बचाने की कोशिश में घायल हो गया था, फिर वह अपनी चोटों को ठीक करने का साहस भी कैसे नहीं कर सका। उसने यूलिंग वाइट जेड क्रीम खोली, अपने हाथ पर कुछ वाइट जेड क्रीम लगाए और धीरे से उसे फैंग चेन की मजबूत पीठ पर लगाया। क्योंकि वह बहुत घबरा गई थी, उसके हाथ कांप रहे थे और वह अभी भी उस आदमी की पीठ सहला रही थी। मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि फैंग चेन का भौतिक शरीर मज्जा धुलाई के दायरे में पहुंच गया है और अब वह नश्वर शरीर नहीं है, लेकिन इसे छूना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मानना है कि अगर यह घाव न होता तो ये बेहतर होता। फैंग चेन के लिए भी ये पहली बार था कि वह अपनी ही उम्र की एक महिला से अपने घावों को भरवा रहा था और वह थोड़ा घबराया हुआ और असहज था। लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने दुनिया देखी थी और वह जल्दी ही शांत हो गए। झाओ शिमाई शर्मा गई और घाव पोंछने लगी। और यह वायु मरहम वास्तव में एक 6 स्तर का उपचार उत्पाद है। इसे छूते ही फैंग चेन को एक ताजगी भरा एहसास हुआ। अभी जो दर्द हो रहा था वह चला गया है तथा घाव अभी भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। ये देखकर झाओ शिमाई ने कहा, आपका शरीर बहुत मजबूत है। हालांकि यह घाव भयंकर दिखता है, ये सिर्फ त्वचा की चोट है। यह शायद एक कप चाय के बाद ठीक हो जाएगा। फैंग चेन ने सिर हिलाया, धन्यवाद। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, झाओ शिमाई ने कहा। मुझे अभी तक आपका नाम नहीं पता, उसने पूछा। फैंग चेन ने कहा, मेन चेन। अब चूंकि वह भेष बदल चुका है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपना असली नाम नहीं बता सकता। मेरा नाम है मैया, झाओ शिमाई ने कहा। वह अपना असली नाम नहीं बताना चाहती थी। अगर लोगों को पता चल गया कि तांग तांग लुओ तियानियू में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय की पवित्र महिला को निचले क्षेत्र के कुछ लोगों ने लगभग मार डाला था, इसलिए उसे अपना चेहरा कहाँ रखना चाहिए। इसलिए उसने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपना असली नाम किसी को नहीं बताएगी। इस समय लड़के की आवाज फिर से शून्य में गूंजी। आप दोनों को बधाई, आपने एक छिपा हुआ स्तर पा लिया है। आपका मिशन यहाँ से बाहर निकलना है। यदि आप सफल होते हैं
तो आपको बहुत बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। वे दोनों चौंक गए और फिर उन्होंने अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। यह जमीन में एक छेद है और ऊपर वाला छेद किसी समय पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। एकमात्र सड़क उनके ठीक सामने थी। गुफा अंधेरी और गहरी थी और उन्हें नहीं पता था कि यह कहाँ जाती है। फैंग चेनहुन ने अपनी राक्षसी आंखें खोली और गहराई में देखा, लेकिन फिर भी वह नीचे नहीं देख सका। ऐसा लगता है कि यह तथाकथित उदार इनाम पाना इतना आसान नहीं है। आधा कप चाय पीने के बाद फैंग चेन की पीठ की चोट अंततः ठीक हो गई। तुम ठीक हो गए हो? फैंग चेन को खड़ा देखकर झाओ शिमाई ने आश्चर्य से कहा। फैंग चेन ने सिर हिलाया। आप सिर्फ आधा कप चाय पीकर ही ठीक हो गए? आपका भौतिक शरीर किस अवस्था में है? झाओ शिमाई ने पूछा। अभी अभी मज्जा शोधन की प्रक्रिया में प्रवेश किया है, फैंग चेन ने कहा। मज्जा सफाई क्षेत्र। झाओ शिमाई ने अपनी बड़ी पानी भरी आंखों से फैंग चेन को देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तुम्हारे जैसा शरीर परिष्कृत करने वाला राक्षस होगा, लेकिन मैंने इस क्षेत्र को कम करके आंका। मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ और अब शारीरिक तरीका भी बस हड्डी फोजिंग के 7वें स्तर पर जाना है। हड्डी बनाने का 7वां स्तर? फैंग चेन भी आश्चर्यचकित था और उसने पूछा, आप कितने साल के हैं? 16। झाओ शिमाई ने सच्चाई से उत्तर दिया। फैंग चेन ने चौंक कर कहा। 16 साल की उम्र में वह अपनी जन्मजात प्रतिभा के शिखर पर था और डू फ्लैश बॉडी और बोन फोजिंग के 7वें स्तर पर पहुंच गया था। ऐसा करने के लिए कितने राक्षसों की जरूरत होगी? फैंग चेन के हैरान चेहरे को देखकर झाओ शिमाई का गर्व भरा चेहरा फिर से सामने आ गया, जिससे वह थोड़ा और प्यारा और चंचल हो गया। फैंग चेन तब अवाक रह गया जब उसने अपने आंतरिक भावनाओं को उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी आसानी से मूर्ख बन जाती है। हालांकि इस लड़की में बहुत प्रतिभा है, लेकिन उसके पास कोई अनुभव नहीं है। पीक जियानटियन 6ठे या 7वें स्तर के जाल में फंस गया है, इसलिए आत्मसंतुष्ट मत होइए। उसने बेरहमी से प्रहार किया। निश्चित रूप से जैसे ही ये शब्द निकले, झाओ शिमाई हतोत्साहित हो गया और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। आप? वह गुस्से से फैंग चेन को देख रही थी, उसे पीटना चाहती थी, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा उसे 2 बार बचाए जाने के बारे में सोचते हुए उसने अंततः इसे सहन कर लिया। हंस, ये तो बस एक दुर्घटना थी, निश्चित रूप से अगली बार ऐसा नहीं होगा, उसने बहुत गंभीरता से कहा। फैंग चेन उसके साथ बहस जारी रखने में बहुत आलसी था और बोला, चलो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं। वह गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। झाओ शिमाई ने नाक भान सिकुड़ी और मन ही मन सोचा, जब बाद में तुम्हें कोई खतरा आएगा तो देखते हैं तुम मुझसे कैसे भीख मांगोगे। दोनों गुफा के प्रवेश द्वार की गहराई की ओर चले गए। लगभग एक धूपबत्ती तक चलने के बाद अचानक आसपास का वातावरण खुल गया और बहुत अधिक रोशनी हो गई। जमीन पर एक छोटा सा तालाब है और उसके चारों ओर अनेक आध्यात्मिक फूल और आध्यात्मिक घास उगते हैं। छोटे तालाब के दूसरी ओर एक दरवाजा है, लेकिन इस समय दरवाजे के सामने एक अवरोध था जो फैंग चेन और अन्य लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। डिंग डोंग, लड़के की आवाज फिर सुनाई दी। छिपे हुए स्तर का पहला स्तर। वस्तु का नाम बताओ। यहाँ बहुत सारे आध्यात्मिक फूल और आध्यात्मिक घास हैं। यदि आप उनमें से 50 का अनुमान लगाते हैं तो आप पास हो सकते हैं। यदि आप अधिक का अनुमान लगाते हैं, स्तर पारित करने के बाद पुरस्कार बहुत समृद्ध होंगे। आत्मा फूल और आत्मा घास का अनुमान लगाओ। ये सुनकर झाओ शिमाई को सिर में दर्द महसूस हुआ। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मैंने हमेशा अभ्यास किया है और इन चीजों को कभी नहीं सीखा है। मुझे डर है कि हम इस पहले स्तर को पास नहीं कर पाएंगे, उसने हताश होकर कहा। फैंग चेन ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन आगे बढ़कर खिलते हुए आध्यात्मिक फूलों और आध्यात्मिक घासों को देखने लगा। दिखावा बंद करो। यदि तुम्हारी साधना का स्तर इतना ऊंचा है तो तुम भी मेरी तरह दिन रात अभ्यास करते होगे। तुम्हारे पास ये चीजें सीखने का समय कैसे है? उसने महसूस किया कि फैंग चेन भी उसकी तरह ही समझ से परे होगा। आखिरकार, यदि आप अपनी सारी ऊर्जा साधना पर खर्च करेंगे तो आप अन्य चीजें कैसे सीख सकेंगे? यदि कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो आइए हम यह इनाम छोड़ दें और देखें कि क्या हम मूल मार्ग से वापस जा सकते हैं, झाओ शिमाई ने आगे कहा। इस समय फैंग चेन ने पहले से ही सभी आध्यात्मिक फूलों और जड़ी बूटियों को देख लिया था। मेंग चेन, क्या तुमने मुझे सुना? ये देखकर कि फैंग चेन उसे अनदेखा कर रहा था, झाओ शिमाई ने मुंह बनाया और थोड़ा क्रोधित हो गया। फैंग चेन ने फिर भी उसे अनदेखा किया।
एक के बाद एक नाम उसके दिमाग में कौंध रहे थे। मैंने कहा, झाओ शिमाए वास्तव में गुस्से में थी और फैंग चेन के सामने अच्छा दिखना चाहती थी। लेकिन इस समय फैंग चेन बोला, युनशियाओ फूल, लोटिंग फूल, उल्का घास, मेतियन ज्यूचिंग फूल, 100 साल दीर्घायु जड़। चलते समय उन्होंने एक आध्यात्मिक फूल और आध्यात्मिक घास की ओर इशारा किया और उनके नाम बताए। जल्द ही फैंग चेन ने 10, 20, 40 और 50 प्रकार के अमृतों के नाम बताए। बगल में खड़ा झाओ शिमाए एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसका सुंदर चेहरा सदमे और भ्रम से भरा हुआ था। हे भगवान, क्या वह बकवास कर रहा है? लेकिन शून्य में आए ध्वनि ने उसे यह विश्वास करने पर मजबूर कर दिया कि यह सच था। डिंग डोंग, परीक्षा पास करने के लिए बधाई, लड़के ने कहा। अगले ही क्षण गहराई तक जाने वाला अवरोध तुरंत टूट गया। लेकिन फैंग चेन नहीं रुका। उसने अगले फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, हुबियान लिंगुआ। झाओ शिमाई की हैरानी भरी और प्रशंसा भरी निगाहों के सामने रुकने से पहले उसने 111 बातें कहीं। वह इसलिए नहीं रुका कि वह उसे पहचान नहीं पाया, बल्कि इसलिए कि यहाँ बहुत कम अमृत थे। डिंग डोंग, सभी अमृतों को पहचानने के लिए आप दोनों को बधाई। इनाम दोगुना हो गया है। स्तर पूरा करने के बाद पुरस्कार एक साथ वितरित किए जाएंगे। कृपया आगे बढ़ते रहें, लड़के ने फिर कहा। किनारे पर खड़े झाओ शिमाई ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वह अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से अविश्वास से फैंग चेन को देख रहा था। जब उसने लड़के की आवाज सुनी तो वह वास्तविकता में वापस आ गई। आप कीमिया का तरीका जानते हैं? झाओ शिमाई ने पानी भरी आंखों से फैंग चेन को देखा और अविश्वास से पूछा। फैंग चेन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं थोड़ा बहुत समझ गया हूँ। क्या आप कीमियागर हैं? सही। कितने ग्रेड? सौभाग्य से, सेनपिना। 3री कक्षा। झाओ शिमाई दंग रह गया। फैंग चेन इतनी कम उम्र में पहले से ही 3री कक्षा का कीमियागर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आपकी उम्र कितनी है? उसने फिर पूछा। 17। ये सुनकर झाओ शिमाई को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। सिर्फ 3री कक्षा? ऊपरी डोमेन में भी 3री कक्षा का कीमियागर बनने के लिए कम से कम 20 साल की उम्र होनी चाहिए। और फैंग चेन केवल 17 वर्ष का था, लेकिन पहले से ही 3रे स्तर पर था। ऐसा करने के लिए कीमिया पथ पर कई राक्षसों की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक स्वर्ग विरोधी बात यह है कि फैंग चेन की मार्शल आर्ट और शारीरिक कौशल इतने स्वर्ग विरोधी हैं, और यही बात उसकी कीमियागिरी के तरीके पर भी लागू होती है। अगर मैं कहूं कि यह एक संयोग था तो कौन विश्वास करेगा? ठीक है, चलो चलते रहें, फैंग चेन ने कहा। झाओ शिमाई को एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि क्या कहना है, इसलिए वह केवल आज्ञाकारी रूप से फैंग चेन का अनुसरण कर सका। कुछ ही देर बाद वे पुनः एक खुले स्थान पर आ गए। मध्य में 9 विशाल स्तंभ हैं जिन पर सघन पाठ लिखा हुआ है। लड़के की आवाज फिर से गूंजी, डिंग डोंग। दूसरा स्तर, समझ का स्तर। 9 स्तंभों पर खगोलीय चिन्ह हैं। जब तक आप सभी 9 स्तंभों को समझ सकते हैं और 9 स्तंभों को प्रकाशित कर सकते हैं, तब तक आप स्तर पार कर लेंगे। हालांकि इस स्तर का समय सीमित है। आपको 1 घंटे के भीतर 9 खंभों को जलाना होगा, अन्यथा इसे विफलता माना जाएगा। एक बार जब आप असफल हो जाते हैं तो 9 खंभे बदल दिए जाएंगे और उन्हें दोहराया नहीं जाएगा। बेहतर समझ। झाओ शिमाई की आंखें चमक उठी। यही उसकी ताकत थी। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैं ये करूंगी। मैं इसे एक ही प्रयास में पास कर सकती हूँ। अच्छा, फैंग चेन ने मना नहीं किया। क्या किसी के लिए परीक्षण करना अच्छा नहीं है? झाओ शिमाई पहले खंभे के पास आए और पैर पर पैर रखकर बैठ गए तथा ध्यान करने लगे। सौभाग्य से वह लुतियान क्षेत्र में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था और पहला स्तंभ सिर्फ 10 सांसों में ही प्रकाशित हो गया। झाओ शिमाई थोड़ा गर्वित हुआ और दूसरे खंभे पर आ गया, लेकिन दूसरी मोमबत्ती जलाने में उसे 30 सांसें लग गईं और मोमबत्ती जितनी पीछे जाती उसे जलने में उतना ही अधिक समय लगता। 1 घंटे के बाद झाओ शिमाई ने उनमें से केवल 7 को ही जलाया और वह पहले से ही बहुत पसीना बहा रही थी और यह स्पष्ट था कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। फिर से आओ, वह इसे स्वीकार करने से इनकार कर देती है और पुनः शुरुआत करती है। इस बार कुछ प्रगति हुई। 8 विशाल स्तंभ जलाए गए, लेकिन एक अभी भी गायब था। मुझे अब इस पर विश्वास नहीं होता। फिर भी आश्वस्त न होते हुए भी उसने प्रयास जारी रखा, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह अंततः असफल रही। फैंग चेन ने जब ये देखा तो वह थोड़ा उदास हो गया। तार्किक रूप से कहे तो झाओ शिमाई की प्रतिभा के साथ यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। यदि वह भी असफल हो गई
तो संभवतः पूर्वी दिव्य क्षेत्र में कोई भी सफल व्यक्ति नहीं बचेगा। चलो पहले कुछ समझ हासिल कर लेते हैं, फैंग चेन ने चुपके से कहा। वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया, तलवार दानव के खून की 10 बूंदें शुद्ध की और उन्हें स्वर्गीय दानव हड्डियों को दे दिया। स्वर्गीय दाव की राक्षसी हड्डियां व्यक्ति की समझ को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। ये ठीक इसी वजह से है कि फैंग चेन मार्शल आर्ट के अभ्यास में तेजी से सुधार कर सकता है। ये सिर्फ इतना है कि उसकी वर्तमान समझ निश्चित रूप से उसके सामने की स्थिति के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल स्वर्गीय राक्षसी हड्डियों को उन्नत करने से ही वह कुछ सुराग देख सकता है। तलवार दानव के रक्त की 10 बूंदें स्वर्गीय दानव हड्डी में विलीन हो जाती हैं, जिससे वह तुरंत उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। फैंग चेन ने अपनी आंखें खोली और 9 खंभों को देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं देखा। ऐसा लगता है कि हमें कुछ सुराग देखने के लिए अंदर जाना होगा, फैंग चेन ने मन ही मन सोचा। उसी समय झाओ शिमाई को 10 से अधिक बार इसका एहसास हुआ था, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे वह थोड़ी चिंतित हो गई और उसे काफी झटका लगा। फैंग चेन ने ये देखकर अपना सिर थोड़ा हिलाया। झाओ शिमाई अभी भी बहुत छोटी थी। उन्होंने कहा, मैं बाहर आओ और मुझे प्रयास करने दो। हालांकि झाओ शिमाई हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसे समझना जारी रखना व्यर्थ है, इसलिए वह केवल निराश होकर ही जा सकता था। 1 घंटे में 9 विशाल स्तंभों का निर्माण करना असंभव है, उसने थोड़ा दुखी होकर कहा। फैंग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिलाया और अंदर चला गया। उन्होंने तुरंत समझना शुरू नहीं किया, बल्कि पहले अवलोकन किया। बात बस इतनी है कि 9 स्तंभ बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए समस्या को देख पाना असंभव है। ये देखकर फैंग चेन ने कुछ और नहीं कहा और समझने के लिए जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। उनकी गति झाओ शिमाई से अधिक नहीं है, बल्कि थोड़ी धीमी भी है। पहले खंभे ने 20 सांसें ली और उसके बाद के खंभे धीमे और धीमे होते गए। 1 घंटे बाद उन्हें केवल 6 खंभों का ही एहसास हुआ। वह मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं है। ये देखकर झाओ शिमाई को थोड़ा गर्व महसूस हुआ और वह थोड़ा ज्यादा संतुलित महसूस करने लगा। ऐसा नहीं है कि वह कमजोर है, बल्कि ऐसा है कि उसे एक पल में एहसास हो गया कि वह ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा ऐसा है। इसके बजाय फैंग चेन ने मुस्कुराहट दिखाई। झाओ शिमाई दंग रह गया, क्या वह मूर्ख नहीं है? फैंग चेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और समझने लगा। पहले खंभे को फिर से प्रकाशित होने में 20 सांसें लगी, लेकिन पहले स्तंभ को समझने के बाद फैंग चेन ने दूसरे स्तंभ को नहीं, बल्कि चौथे स्तंभ को चुना। झाओ शिमाई दंग रह गया और फिर उसे कुछ एहसास हुआ। क्या यह आदेश के कारण है? उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैं कुछ समझती हूँ तो हमेशा थोड़ा अलग थलग महसूस करती हूँ, और इसमें बहुत समय लगता है। पता चलता है कि क्रम गलत है। मैं कितनी मूर्ख हूँ। उसने अपना छोटा सा सिर थपथपाया। इस आदमी को बस एक बार इसका एहसास हुआ और उसने इसका पता लगा लिया। उसने ये कैसे किया? उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी बड़ी बड़ी नम आंखें संदेह से भरी थी। केवल 50 सांसों में फैंग चेन ने चौथे स्तंभ को समझ लिया और फिर वह समझना जारी रखने के लिए 7वें स्तंभ पर चला गया। प्रत्येक स्तंभ को समझने में उनका समय लगभग 50 सांसों का रखा गया है। केवल आधे घंटे में फैंग चेन ने सभी स्तंभों को समझ लिया था। डिंग डोंग, लेवल पास करने पर बधाई। लेवल क्लियर होने के बाद इनाम बांटे जाएंगे। लड़के की आवाज फिर से सुनाई दी। जैसे ही ये शब्द गिरे, उन्हें आगे बढ़ने से रोकने वाली बाधा टूट गई। पास हो गया। झाओ शिमाई बहुत खुश हुआ। उसने उत्सुकता से फैंग चेन को देखा और पूछा, तुमने कैसे बताया? फैंग चेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ये वास्तव में मुश्किल नहीं है। प्रत्येक स्तंभ में संकेत हैं। क्योंकि आप 1 घंटे में सभी स्तंभों को समझने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसलिए आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या आपको इसका पता तब चला जब आपको पहली बार इसका एहसास हुआ? उसने पूछा। फैंग चेन ने सिर हिलाया। यहाँ तक कि आप भी सब कुछ नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने कुछ बदलाव करने का फैसला किया। झाओ शिमाई ने उलझन भरी नजरों से फैंग चेन को देखा। ये स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष सिर्फ उससे बड़ा था, लेकिन उसका ज्ञान और राय उससे कहीं बेहतर थी। मुझमें प्रतिभा है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इससे उसे कमोबेश निराशा महसूस हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि वह लोटियन क्षेत्र की नंबर 1 प्रतिभाशाली, निचले क्षेत्र में मिलने वाले किसी भी व्यक्ति से तुलना नहीं कर सकती थी? इसके तुरंत बाद दोनों आगे बढ़ने लगे। इस बार वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो किसी ऐतिहासिक स्थल जैसा लग रहा था,
जिसके चारों ओर प्रावर जीर्ण शीर्ण इमारतें तथा समय के निशान थे। डिंग डोंग, लड़के की आवाज फिर से गूंजी। आखिरी स्तर। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, वो है जिंदा रहना, टकराना। शब्द गिर गए। एक खंडहर से तेज आवाज आई। अनगिनत बिखरे हुए खंडहर और मलबा पागलपन की हद तक एक साथ इकट्ठा हो गए। यह एक विशालकाय मानव प्राणी में बदल गया जो 3 फीट लंबा था। ये वस्तु पीले पत्थर से बनी है जो आसमान तक पहुंचती है। इसके हाथ विशाल और अजीब तरह से लंबे हैं। इसका शरीर कठोर है और इसके सिर पर केवल एक अजीब लाल आंख है। ये जो गंध देता है, उसके पास वास्तव में झोंग युआन दायरे की प्रारंभिक चरण की लड़ाकू शक्ति है। ये खंडहरों का रक्षक है। वह बहुत ताकतवर है। लड़के ने फिर कहा, झाओ शिमाई को खुशी मनाने में कोई डर नहीं है। आखिरकार यह मेरा घरेलू मैदान है। उसने रास्ते में फैंग चेन पर भरोसा किया, जिससे वह, जो पहले से ही गर्वित थी, बेहद निराश महसूस कर रही थी। अब जब अपनी ताकत दिखाने का अवसर उसके सामने था, तो वह उत्साहित क्यों न हो। उसके हाथ में प्रकाश प्रवाहित हुआ और भाला पुनः उसके हाथ में आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के, बस आगे बढ़ो, टकराना। लेकिन अगले ही पल खंडहर के संरक्षक ने उसकी तस्वीर खींच ली। यद्यपि इसका शरीर विशाल है, परंतु इसकी गति भी अत्यंत तीव्र है। सौभाग्य से झाओ शिमाई भी कमजोर नहीं था, इसलिए वह घायल नहीं हुआ। बहुत मजबूत, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि यह विनाश रक्षक कितना शक्तिशाली था। मेर, चलो। अचानक दूर पीछे से फैंग चेन की आवाज सुनाई दी। झाओ शिमाई दंग रह गई। क्या अभी फैंग चेन उसके पास नहीं था? उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। फैंग चेन को एक मलबे के पीछे छिपकर उसकी जय जयकार करते हुए देखा गया। ये स्पष्ट था कि उनका ऐसा करने का इरादा नहीं था।